टीम निंजा के साथ मेरी पहचान काफ़ी पीछे तक जाती है। 1998 की शुरुआत में जब मैंने पहला डेड और अलाइव गेम खेला था और बाद में निंजा गेरिन। मुझे इस गेमिंग स्टूडियो से प्यार है क्योंकि वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ये एक रिस्क जैसा है क्योंकि वो अपने गेम में गेम प्ले मैकेनिक्स को हमेशा फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए उनका गेम डेड और अलाइव एक काउंटर सिस्टम पेश करने वाली पहली फाइटिंग गेम्स में से एक था जो इस जॉनर की अब स्टेपल बन गई है, जिसे हम मॉडल कॉम्बैट, स्ट्रीट फाइटर और टेकन जैसे गेम्स में देखते हैं। उनकी अटेंशन टू डिटेल, कैरेक्टर एनिमेशंस और गेम मैकेनिक्स से लेकर एक एंगेजिंग कहानी और उनमें कैरेक्टर्स और अपने फैंस के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस के साथ जुड़ना और नए गेम डिजाइन करते समय उनकी फीडबैक को कंसिडर करने तक टीम निंजा की कमिटमेंट अनहिंज्ड रही है। उनकी सोलबॉर्न इंस्पायर्ड न्यू गेम्स भी क्रिटिकली अक्लेम रहे हैं, इसलिए जब वोलोंग द फॉलन डायनेस्टी अनाउंस की गई थी तो मैं काफी एक्साइटेड था। अब गेम में 35 घंटे से भी ज्यादा वक्त बिताने के बाद मुझे गेम के बारे में काफी कुछ कहना है। फ्रेंड्स, आई हम्बली प्रेजेंट माय रिव्यू ऑफ वोलोंग द फॉलन डायनेस्टी। वोलोंग द फॉलन डायनेस्टी कहानी 184 AD चीन में सेट है, लेकिन लेट हैन डायनेस्टी की अंत की ओर। दुनिया एक टर्मोइल में सेट है और राक्षसों से इन्फेस्टेड है और हन कबीले की ये प्रॉस्परस डायनेस्टी अपने कोलैप्स के कगार पर है। जब टीम निंजा ने अपने सोल्स लाइक गेम नियो में पहली बार इन्वेस्ट किया था तो उन्हें पता था कि वो एक्चुअली क्या हासिल करना चाहते थे। निंजा गेरिन गेम्स में अपनी एक्सपर्टीज के साथ, जहां हर एक वेपन के अपने मूव सेट्स और कॉम्बोज होते हैं और डॉज रोल्स और एरियल अटैक्स और एक डिफिकल्टी मीटर विच कैन बी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स, उन्होंने उसमें एक सोल्स फॉर्मूला को जोड़ा और नियो और बाद में नियो 2 को बनाया। वोलोंग फॉलन डायनेस्टी के साथ टीम निंजा नियो की जापान की सेटिंग से हटकर चीन की ओर रवाना हो गए हैं और मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने एक डेडिकेटेड जंप बटन को भी ऐड किया है जो नियो में मिसिंग है। इसके अलावा वोलोंग नियो की कंपैरिजन में थोड़ा और लीनियर एक्सपीरियंस है और वोलोंग अपनी कॉम्बैट की एजिलिटी और ग्रेसफुलनेस में सेकिरो से ज्यादा इंस्पायर्ड है, जबकि नियो डार्क सोल्स से इंस्पायर्ड था। अब कॉम्बैट एक ऐसी जगह है जहां गेम चमकता है। जैसे कि पहले मेंशन किया गया है, कॉम्बैट फास्ट पेस्ड है और गेम की सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट में से एक है और इसके लिए प्रिसाइज टाइमिंग और एक्सिक्यूशन की जरूरत है। यहाँ अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने में काफी एम्फेसिस डाली गई है जो सेकिरो से मेल खाती है और ना सिर्फ आप नॉर्मल अटैक बल्कि क्रिटिकल अटैक्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इन क्रिटिकल अटैक्स को लाल चमकती मूवसेट्स या एनिमीज की वाइंडिंग एनिमेशंस द्वारा पहचान की जा सकती है जो उनके एक्सिक्यूशन से कुछ सेकंड्स पहले होता है। ये एक रिस्क और रिवॉर्ड मैकेनिक है जहां अगर आप अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं तो ये एनिमीज को आपकी खुद एक क्रिटिकल अटैक या फॉलो अप अटैक्स के लिए एक्सपोज करता है और बॉसेस को एक स्टैगर स्टेट में छोड़ देता है। लेकिन अगर आप इसे मिस कर जाते हैं तो आप एक्चुअली काफी डैमेज खुद उठाएंगे और ये आपकी मोरल मीटर को कम कर देगा। स्क्रीन के लोअर मिडल पे जो नंबर आप देखते हैं ना, वो आपका मोरल रैंक या मोरालिटी है और वो लॉन्ग में कुछ मैकेनिक्स है जिन्हें आपको जानना जरूरी है अगर आपको गेम खेलनी है तो ये मोरल सिस्टम क्या है? ये एक टाइप का फ्लक्चुएटिंग लेवलिंग सिस्टम है गेम में। अब गेम के हर लेवल पे आप ऐसे एनिमीज से मिलेंगे जिनका मोरल लेवल आपसे ज्यादा या कम होगा। आपके एनिमीज का मोरल जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ज्यादा डैमेज डील करेंगे। आप एनिमीज को डिफीट करके अपनी खुद की मोरल लेवल को हाई कर सकते हैं और गेम की एरियाज को एक्सप्लोर करते हुए, बैटल फ्लैग्स हॉइस्ट करते हुए भी मोरल लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मोरल रैंक। अब दूसरा गेम मैकेनिक है फोर्टिट्यूड रैंक। इसे छोटे मार्किंग फ्लैग्स को ढूंढकर कमाया जा सकता है। फोर्टिट्यूड रैंक आपके कैरेक्टर की डिफॉल्ट मोरल रैंक है जो आपका कैरेक्टर हमेशा रिटेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे अपने मोरल रैंक को रिटेन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप हिट्स लेते हैं और क्रिटिकल अटैक्स डिफ्लेक्ट ना कर पाते हैं तो आप मोरल लेवल को लूज करते हैं, खासकर तब जब आप मारे जाते हैं। जब आप अपना मोरल रैंक को लूज करते हैं तो एनिमीज की मोरल रैंक को बूस्ट मिलता है, जैसे कि एक वन अप जैसा। वैसे आप किसी भी लेवल पे मैक्स मोरल लेवल 25 तक ही जा सकते हैं। एक हायर मोरल रैंक प्राप्त करने से आप ज्यादा डैमेज डील करेंगे, ज्यादा इनकमिंग अटैक्स को सक्सेसफुली ब्लॉक कर सकते हैं, खुद स्टैगर या थक जाने से पहले, और क्रिटिकल अटैक्स के डिफ्लेक्शन पर खुद की फॉलो अप अटैक्स भी कर सकते हैं और आपको बेहतर लूट भी मिलता है। अब जब हम लोगों ने मोरल रैंक और फोर्टिट्यूड लेवल को समझ लिया है तो अब गेम
गेम की स्पिरिट मीटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। गेम पर वो हरे रंग की बार जो दिखाई देती है मॉरल रैंक के नीचे आपकी HP बार है, और आप ये जल्दी महसूस करेंगे कि सोल्स गेम्स के ऑपोजिट वो रैंक में कोई स्टैमिना बार नहीं है। इसकी बजाय इस HP बार के नीचे हमारे पास एक स्पिरिट मीटर है जो की या सर्कुलेटिंग लाइफ फोर्स द्वारा पावर्ड है। अब ये स्पिरिट मीटर या तो दाएं ओर जा सकती है जिसे नीले रंग से दर्शाया जाता है, या बाएं ओर जिसे लाल रंग से दर्शाया जाता है। अब आप हमले को डिफ्लेक्ट करते हैं या अटैक सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो आपका स्पिरिट मीटर नीले या दाएं ओर जाता है, और ये आपको आपकी स्टोर्ड की या स्पिरिट पावर की मदद से और पावरफुल मार्शल अटैक्स या विज़र्ड स्पेल्स को आपको एग्जीक्यूट करने देता है। लेकिन अगर आप हिट्स लेते रहते हैं और हमले को डिफ्लेक्ट किए बिना ही ब्लॉक करते रहते हैं तो स्पिरिट मीटर आपकी रेड जोन में चली जाती है। आप स्टैगर्ड हो जाते हैं और आपको दुश्मनों द्वारा और पावरफुल अटैक्स के लिए खुला छोड़ देता है। तो गेम लिटरली आपको ब्लडबॉर्न या सेकिरो जैसे अग्रेसिव प्ले स्टाइल को अपनाते हुए अपने ब्लॉक्स और डिफ्लेक्ट्स को केयरफुली बैलेंस करने का अवसर देता है। एक और बात है, गेम में इवेट करते वक्त इनविजिबिलिटी फ्रेम्स या आई फ्रेम्स नहीं होते हैं। तो सोल्सबॉर्न गेम से हटकर अगर आप इवेट कर रहे हैं इस गेम में तो आपको एक्चुअली अटैक से बचना होता है। अब मैंने मार्शल अटैक्स और विज़र्ड स्पेल्स को पहले रेफर किया था जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे गेम की 5 फेजेस को डिस्कस करना है जो जरूरी भी है। तो वुड, अर्थ, वाटर, मेटल और फायर एलिमेंट्स ऐसे 5 फेजेस ऑफ लेवल अप्स हैं अपग्रेड्स के लिए, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अब मैंने मार्शल अटैक्स और विज़र्ड स्पेल्स को पहले रेफर किया था जो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे एक्चुअली गेम की 5 फेजेस को डिस्कस करना है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वुड, अर्थ, वाटर, मेटल और फायर एलिमेंट्स ऐसे 5 फेजेस ऑफ लेवल अप्स हैं अपग्रेड्स के लिए, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। वुड फेस या वर्च्यू आपकी HP को इंक्रीज करती है और की या पावर ऑफ स्पिरिट्स की मात्रा को कम करता है जिसे आप अटैक्स लेते हुए खो सकते हैं। अर्थ वर्च्यू आपके कैरेक्टर की इक्विपमेंट लोड को इंक्रीज करता है और की अमाउंट बढ़ाता है जब आप अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हैं। मेटल वर्च्यू स्पिरिट्स को खोने से पहले वो ड्यूरेशन टाइम को बढ़ाता है और विजिटरी स्पेल्स के लिए स्पिरिट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। वाटर एक स्टेल्थ एट्रीब्यूट जैसा है और ये आपको एनिमीज की नजरों से बचा कर रखता है। और आखिरी में फायर वर्च्यू है जो स्पिरिट्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है जब आप अटैक्स करते हैं। तो बेसिकली आप अपने प्ले स्टाइल को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और साथ ही हर एक वर्च्यू आपके वेपन्स पर एक एलिमेंटल डैमेज भी देती है। जैसे फायर वर्च्यू आपकी फायर डैमेज को बढ़ाती है, वाटर आइस डैमेज बढ़ाती है, मेटल पॉइजन डैमेज को, और अर्थ स्टोन डैमेज को। अब आप वोलोंग फॉलन डायनेस्टी को खेलते वक्त क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप कुछ अमेजिंग बॉस फाइट्स इनकाउंटर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैं उनमें से किसी को स्पॉइल नहीं करूंगा। यहाँ काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी काफी डिटेल है। यहाँ एक इन गेम शॉप है जहाँ आप सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, दुश्मन लूट्स ड्रॉप करते हैं और आप अपने आर्मर पीसेस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहाँ काफी सारे वेपन्स वैरायटी हैं जैसे स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, हैमर्स, डुअल स्वॉर्ड्स, हैलबर्ड्स, डुअल हैलबर्ड्स, स्लैशिंग स्पीयर्स और काफी कुछ। एक डेडिकेटेड जंप बटन भी है जो ट्रैवर्सल और कॉम्बैट के लिए जोड़ा गया है। जब आप स्टोरी मिशंस में आगे बढ़ते हैं तो आप डिवाइन बीस्ट को भी अनलॉक करते हैं और सेकिरो से मिलता जुलता कॉम्बैट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब सोल्सबॉर्न गेम में आप आमतौर पर बॉस को हराने के बाद एक बॉस वेपन या आर्मर को अनलॉक करते हैं। यहाँ बॉस को हराने के बाद डिवाइन बीस्ट को ऑटोमेटिकली अनलॉक करते हैं। ये विजुअली इंप्रेसिव बीस्ट आसानी से किसी बैटल सिस्टम में जीत हासिल करने का एक आसान जरिया है इफ यूज्ड वाइजली। आप इस गेम में फॉर्मिडेबल एनिमीज को हराने के लिए कोऑप में दोस्तों के साथ हिस्सा भी ले सकते हैं। साथ ही आप कहानी को दर्शाने वाले कुछ इलैबोरेट कट सीन्स भी देखेंगे। पर गेम में कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आई रियली नीड टू डिस्कस। मॉडर्न डे गेमिंग में मैंने एक नई ट्रेंड देखी है जहां गेम के पीसी पोर्ट बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली यही मुद्दा वोलोंग जैसे बेहतरीन गेम को भी घेर लेता है। ओकेशनल स्टटर, बैड परफॉर्मेंस और FPS ड्रॉप्स गेम को पीसी पर खास तौर पर ओपन एरियाज में अनप्लेबल बना देते हैं। इसके अलावा कोऑप मोड भी बगी और ग्लिची है एंड इट रियली नीड्स अ बिट ऑफ अ रीवर्क। मैंने देखा कि पहले से पढ़ाए गए ट्यूटोरियल्स दोबारा स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और ट्यूटोरियल्स गेम के मैकेनिक्स समझाने का काम सही से नहीं करते हैं, स्पेशली गेम की पहली बॉस जैंग लेंग इनकाउंटर में, जहां ये ट्यूटोरियल बॉस आपको ये सिखाने के लिए होता है कि आप हिट्स और क्रिटिकल हिट्स को कैसे डिफ्लेक्ट करें। ये बात गेम में कभी भी क्लियर नहीं होती है। इन्वेंट्री में अलग अलग वेपन्स और इक्विपमेंट्स के बीच की इक्विपमेंट कंपैरिजन भी यहाँ पर मिसिंग है। मैं गेम की PS5 वर्जन को खेलना चाहता था, लेकिन मुझे गेम को रिप्ले करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि गेम में एनिमी वैरायटी की कमी है और लेवल्स को रिप्ले करना जरा टीडियस और बोरिंग लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरी एक्चुअली में ग्रेट नहीं है, और उन गेमर्स के लिए भी जो द थ्री किंगडम्स के लोर से वाकिफ हैं को भी ये स्टोरी जरा कंफ्यूजिंग लग सकती है। और मैं ये मेंशन करना भूल ही गया कि कीबोर्ड और माउस कंट्रोल्स पीसी पर बहुत अच्छे तरह से सिंक नहीं होते हैं। वोलोंग फॉलन डायनेस्टी में खास तौर पे इसके कॉम्बैट एलिमेंट्स में ब्रिलियंस दिखाई देती है, और मुझे गलत मत समझिए, मुझे गेम खेलने में मजा आया। गेम में जो नए मैकेनिक्स पेश की गई है वो इनोवेटिव है और अच्छे लगते हैं, लेकिन फ्लिप साइड पे मेरे प्ले थ्रू में मुझे कई तकनीकी मुद्दों का सामना करना पड़ा, और इसकी करंट स्टेट में मैं इस गेम को पीसी पर रेकमेंड नहीं कर सकता, और मैंने PS5 वर्जन ट्राई नहीं की है।
है। हालांकि इफ द गेम गेट्स पैच तो अगर मुझे वक्त मिला तो मैं शायद इसे रिविजिट जरूर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए न्यूरम आंसर का तहे दिल से शुक्रिया।